नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कार है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सरकार और राज्यपाल दोनों को आत्ममंथन की जरूरत है। विधेयकों पर सहमति को लेकर टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। और आप देखेंगे पंजाब के मामले में विधेयकों पर राज्यपाल की ओर से की गई कार्यवाही का मांगा विवरण। पंजाब केरल तमिलनाडु सरकारों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। ये आप लोगों को एक बात बता दो कि देखिए, जब केंद्र में किसी और की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो आप देखते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, या फिर आप देखिए राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी चलती रहती है। और आप देखिए अगर राज्य में किसी विधानसभा में कोई विधेयक लाया गया, उसे पारित किया गया और उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल उस पर आप देखते हैं कि सहमति देने में बड़ा टाइम लगाता है। तो इसी को लेकर ये परेशानी चलती रहती है। अभी आप सभी जानते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक बार पंजाब को आप लोग देख लीजिए, ये चंडीगढ़ इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। तो आप देखते हैं कि यहाँ राज्यपाल और सरकार के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। यहाँ आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात आती है राज्यपाल की, तो आप लोगों ने अनुच्छेद कितना 153 पढ़ा होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नाम व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब अभी सोच लीजिए आप लोग, कर्नाटक में चले जाइए आप लोग, थावर चंद गहलोत है ना, जो वो आप देखते हैं कि बीजेपी के नेता रहे हैं। अब आप देखिए राज्यपाल बना दिए कर्नाटक के, तो वो आप देखते हैं कि बीजेपी विचारधारा के हैं और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार जैसा कहेगी वैसा उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि भले ही आप देखिए कहिए कि राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया है, लेकिन किनके रहमो करम पर आप देखते हैं कि वो राज्यपाल बने हैं, बीजेपी के। तो ये सब याद रखा करिएगा। और संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को कहा गया है। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी 35 साल आयु हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायक का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति दी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 163 को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद अगर 164 को पढ़ेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 200 पढ़िए, इसमें राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित भी रखता है। अनुच्छेद 213 को आप लोग पढ़ेंगे तो राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश को प्रख्यापित भी कर सकता है। अध्यादेश लाने की शक्ति है, आप लोग देखेंगे 213 अनुच्छेद के तहत। तो ये सब याद रखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक से आप देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की 20 सीटों पर मतदान आज होना है। ये आप देखते हैं कि चलिए एक बार आप लोगों को छत्तीसगढ़ ले चलता हूँ, घुमा के लाता हूँ छत्तीसगढ़। देखिए ये है छत्तीसगढ़ आपका, ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़। और आप देखिए 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था इसे। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती, मध्य प्रदेश से लगती, महाराष्ट्र लगती है, तेलंगाना हो गया,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। आप देखिए विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। ये चुनाव करवाता करवाता कौन है, देख रेख कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। इसका सचिवालय आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके। इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा। ये इजरायली शहरों पर हमास के बर्बर हमले और जवाब में गाजा पट्टी पर इजराइल और की सैन्य कार्रवाई के सोमवार को 30 दिन पूरे हो गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से का सड़क संपर्क खत्म कर दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच इजराइल फालिस्तीन मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। चल रहा है, आप देखते हैं दोनों देशों के बीच। और आप देखते हैं फिलिस्तीन को तो कई देश मान्यता भी नहीं देते हैं देश की। देश में 40% आबादी की सांसों पर संकट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पंजाब से लेकर बंगाल और असम तक बिगड़ी वायु की गुणवत्ता। आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है, इतनी जहरीली हवा हो चुकी है। महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई को लेकर आचार समिति में टकराव तय है। विपक्ष के सांसद जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठाकर करेंगे विरोध। मोइत्रा पर कार्रवाई की सिफारिश पर विपक्षी लाएगी असहमति के नोट। ये आप देखते हैं कि सवाल पूछने के आरोपों की जांच हो रही ना पैसे लेकर, तो वो टीएमसी की सांसद ममता बनर्जी की पार्टी की। विभाजनकारी टिप्पणी के खतरे को समझे सत्ता में बैठे लोग। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को विभाजनकारी प्रवृत्ति वाले भाषण के खतरे को समझना चाहिए एवं जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और खुद ऐसे विचारों का विचार करने से बचना चाहिए जो लोगों को विचारधारा और जाति धर्म के नाम पर बांटते हो। अब हमारे नेताओं को देख लीजिए आप लोग, उन्हें आप लोग इतना मानते हैं, लेकिन उनके भाषण सुनिए। एक गुंडे की आप देखते हैं कि गले के गुंडा नहीं इतना बुरा बुरा बोलता है जितना नेता बोलने लगे हैं, और संसद भवन में तक बोलने लगे हैं। मानस की चौपाइयों का सही अर्थ समझे स्वामी प्रसाद कोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने श्री रामचरित मानस की कुछ चौपाइयों को आधार बनाकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के मामले में सापा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें मानस की चौपाइयों का अर्थ समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बात हो रही है। अभिनेत्री रश्मिका का डीप फेक वीडियो वायरल। हरकत में सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो आसानी से बनाया जा सकता है, और इसलिए आप लोगों के सामने अगर कोई वीडियो आ भी जाता है, किसी तरह की फोटो भी आ जाती है, तो इतने जल्दी भरोसा मत किया करिएगा। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की जो तकनीक आ रही है उसका दुरुपयोग किया जाने लगा है। समझ रहे हैं आप लोग, किसी को बदनाम करने के लिए किसी भी तरह का वीडियो उल्टा सीधा बना दीजिए, तो वही बात हो रही है। डीप फेक का मतलब होता है कि एक तरह से फर्जी वीडियो बना देना किसी का, ठीक है। एआई का उपयोग करते हुए आप देखेंगे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हो रहा है। दिवाली से पहले महंगाई पर नियंत्रण का प्रयास तेज। केंद्र सरकार ने किया भारत आटा लॉन्च। 27.50 रुपये किलो की दर से मिलेगा। गेहूं के औसत मूल्य से भी सस्ता मिलेगा सरकारी आटा। महादेव ऐप सोनी ने अब ईडी को भेजा लिखित बयान। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से वांटेड सौरभ सोनी ने दुबई से वीडियो जारी करने के बाद अपना लिखित बयान भी ईडी को भेजा, और इसमें उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। ये आप देखते हैं कि सट्टा ऐप है, और इसमें आप देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना, फिर उसे सफेद करना, वैध बनाना। चारा घोटाले में आरोपित रहे 2 लोग राशन घोटाले में शामिल हैं। ईडी को बंगाल के राशन घोटाले से बिहार के चारा घोटाले की संबंध की जानकारी हुई है। जांच एजेंसी के मुताबिक चारा घोटाला मामले के 2 आरोपी तो रहे राशन घोटाले में भी है, और ईडी का दावा कि वे राशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के करीबी हैं एक तरह से। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आज चलते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल भी चलते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है।
ये कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। संसदीय समिति ने 3 नए कानूनों पर मसौदा रिपोर्ट को दी स्वीकृति। कई विपक्षी सदस्यों ने लिखित में अपनी असहमति दर्ज कराई। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे ना जो नए कानून, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन बांटने की नीति का मसौदा तैयार, एक केंद्र कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में शौचालय उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय मॉडल सुनिश्चित करने को कहा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दाखिल कर लड़कियों के लिए अलग शौचालय की मांग की थी। छात्राओं की संख्या के अनुपात में शौचालय उपलब्ध कराए सरकार, ये सही बात है। आप देखिए बच्चियों को, आप देखिए लड़कियों को, आप देखेंगे स्कूल में भी अच्छी तरह से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिए ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के 2 अस्थायी सदस्यों को छांटने और उनकी नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है। संपत्ति कर का भुगतान ना करने पर हो सकती है, आप देखते हैं, जेल। 25 लाख रुपए से ज्यादा संपत्ति कर जमा ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा कराएगी एमसीडी। और संपत्ति कर से कम राजस्व आने के चलते बकायेदारों पर नगर निगम ने नकेल कसने की तैयारी की है। क्या कहता है एमसीडी एक्ट का अनुच्छेद 152A? ऐसे मामले जहां कर चोरी की राशि 10 लाख रुपए से अधिक है और इसमें 3 माह से लेकर अधिकतम 7 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा जो कि कर चोरी का 50% होगा। ये देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया। राष्ट्रपति ने सामरिया को सीआईसी के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई है। सामरिया की नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के 8 पद अभी भी रिक्त है। और आप देखिए 1885 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सामरिया, ये भी याद रखिएगा। 14 सितंबर 1960 को राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ी में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी सिविल ऑनर्स को पढ़ाई की हुई है। इसके बाद 1985 में सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली थी इन्होंने, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए अगर हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये संवैधानिक निकाय नहीं है और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। और नियुक्ति की बात करें तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है और जिसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। और आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण तक होता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो आप देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण कर सकते हैं, रह सकते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। जमानत से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता तो चुनौती पर केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब, आप देखेंगे। इस कानून के तहत आरोप मुक्त किए गए व्यक्ति को भी जेल से रिहा होने से पहले जमानत, बॉन्ड और मुचलका भरने की जरूरत होती है ना। तो उसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437A के तहत आरोप मुक्त किए गए व्यक्ति को भी हिरासत से रिहा होने के लिए 6 महीने के तक वैध जमानत, बॉन्ड और मुचलका भरने की जरूरत होती है। और आप सोचिए कि वो क्या हो चुका है, आरोप मुक्त हो चुका है, फिर भी राज्य नहीं ले पाएंगे स्मार्ट सिटी मिशन का श्रेय। परियोजना के कामों का विवरण डिस्प्ले के साथ बताया जाएगा। पहले चरण में 21 शहरों में चल रहा लेवलिंग का काम। शोध कौशल के क्षेत्र में मिलकर करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया, काम करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक, 5 अहम करार हुए हैं। अब तक सिर्फ शिक्षा ही था दोनों देशों के एजेंडे में, आप देखेंगे।
एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सोमवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लियर की कुछ साल उड़ाया तो क्लियर ने प्रधान को उनका नाम लिखी जैसी भेंट की है। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा से धरातल पर उतरेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। 10 राज्यों के 41 मास्टर ट्रेनर को पहले चरण में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। योजना की संपूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों की करेंगे सहायता। 18 पेशों से जुड़े 30 लाख पारंपरिक कारीगरों तक लाभ पहुंचाना है केंद्र सरकार की इस योजना का लक्ष्य। और 500 रुपये रोज भत्ता व प्रशिक्षण बाद कारीगरों को टूल किट खरीदने के लिए मिलेंगे 15,000 रुपये। इसमें यूरोपीय संघ ने भारत में सैन्य अताशी की नियुक्ति की है। इसमें एसबीआई में चुनावी बॉन्ड की 29वीं किस्त की बिक्री शुरू हो चुकी है। जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं ना, उसी की बात हो रही है। जब दिवाली अभियान में पानी की प्रणाली समझेगी महिलाएं, छोटे कारीगरों के उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे पीएम मोदी साहब। अमेजन द्वारा नमो ऐप पर डाली जाने वाली स्थानीय उत्पादों की सेल्फी को करेंगे साझा। दीपावली पर फिर बुलंद की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आवाज प्रधानमंत्री साहब ने। जैविक उत्पादों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को कल संबोधित करेंगे हमारे कौन, अमित शाह साहब। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हो रही हैं। मिजोरम में आज ईवीएम में कैद होगा 174 उम्मीदवारों का भाग्य। चलिए एक बार मिजोरम भी चलते हैं, क्योंकि देखिए राज्यों से क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए राज्यों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अब आप देखिए, मिजोरम है, आइजोल इसकी राजधानी, इसकी सीमा मणिपुर हो, असम त्रिपुरा से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, 2 देशों से लगती है। आप देखेंगे यहाँ आप देखते हैं कि इससे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में और 20 फरवरी 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मिजोरम। बाकी आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और मैं तो कहता हूं कि आजकल राजनीति को आप लोग कॉमेडी की तरह लिया करिए। जब आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो आप लोग देख लिया करिए नेताओं के बयान, ठीक है। तमिलनाडु के पदमराजन 237वीं बार निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, देख लीजिए। ये आप देखिए, जो घोषणाएं हो रही हैं कि हमारी सरकार आई तो हमें देंगे, हमारी सरकार आई तो हमें देंगे। ये पुडुचेरी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी कन्नन की डेथ हो चुकी है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर जनहित याचिकाएं सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछले 6 सालों में देश में 10% घटी है गरीबों की संख्या। यूएनडीपी ने मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने को कहा है। ये आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि उच्च आय व संपत्ति में असमानता के मामले में भारत को शीर्ष देशों में शामिल है। हालांकि 2015 से 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी की हिस्सेदारी 25% से घटकर 15 हो गई है। सोमवार को जारी 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट न केवल दीर्घकालिक प्रगति के साथ असमानता की तस्वीर पेश करती है, बल्कि मानव विकास को बढ़ावा देने के तत्काल कदम उठाने का आह्वान भी करती है। भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2389 हो गई है, जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर प्रति दिन 2.15 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी माप के आधार पर 40 से गिरकर 10% हो गई है। एक बात और आप लोगों को देखिए बता दूं कि औसत आय निकाली जाती है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की आप देखिए आय 100 रुपये भी नहीं होती है, कमाते नहीं, बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
और बहुत सारे लोगों की 500 होती है, 300 होती है, और कई लोगों की करोड़ों में होती है। तो उन्हीं की औसत सबका निकाला जाता है। तो ये असमानता भी देखी जाती है, इस पर कई बार आप देखते हैं चिंता भी जताई जाती है। जीपीएस ट्रैकर एंकलेट की अनिवार्यता के लिए कोर्ट में जाएगी पुलिस। ये आप देखते हैं कि क्या है जीपीएस ट्रैकर एंकलेट। डीजीपी ने जमानत पर छूटे अपराधियों की निगरानी के लिए इसे जरूरी बताया। जमानत के नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी इससे। और इसमें यह ट्रैकर आरोपित की एडी के ऊपर पहनाया जाता है। इसमें लगा जीपीएस पुलिस कंट्रोल रूम में जमानत पर जेल से बाहर आए गए आरोपितों की लोकेशन की पल पल की जानकारी उपलब्ध कराता है। जीपीएस एंकलेट मॉनिटर में एक जीपीएस चिप और एक सिम कार्ड होता है। इस बात पर नजर रखते हैं कि वे कहाँ हैं। अगर अपराधी मॉनिटर को हटाने का प्रयास करता है तो यह सर्किट टूट जाता है। यह टूटा हुआ सर्किट अधिकारियों के लिए खतरे की घंटी बजाता है एक तरह से। केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। पॉपुलर और फ्रेंड की बात कर रहा हूं। इस पर आप देखते हैं कि अन्य देशों से संबंध होने के आरोप भी लगे थे, और अब देखिए साक्ष्य भी मिले, और अशांति फैलाने की कोशिश की भी बात हुई थी इस संगठन पर, तभी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने सोमवार को 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत का जज बनाने की सिफारिश की है। और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता के नाम की सिफारिश अदालत के न्यायाधीशों के रूप में की गई। और इसमें 34 हो जाएगी इसके साथ ही। और कॉलेजियम के तहत आप देखते हैं कि नामों को तय किया जाता है, फिर सरकार को भेजा जाता है एक तरह से। एएमयू वीसी के पैनल में पहली बार महिला राष्ट्रपति तय करेंगी नाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 103 साल के इतिहास में पहली बार कुलपति के चयन के लिए राष्ट्रपति को भेजे जा रहे हैं। 3 नामों के पैनल में महिला का नाम भी शामिल है। और प्रोफेसर नईमा खातून गुलरेज पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। और बता दें कि 1920 में बेगम सुल्तान जहां को पहली महिला चांसलर बनाया गया था। यहां मानहानि मामले में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहत दी। शीर्ष अदालत ने तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और आप देखते हैं कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं के लिए आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई गई थी ना तेजस्वी के खिलाफ। मानहानि का मतलब होता है कोई किसी पर आप टिप्पणी करते हैं, झूठी टिप्पणी करते हैं, तो वो मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। और 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में शुरू होने वाला है। महोत्सव की शुरुआत ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से होगी। समापन अमेरिकी फिल्म द फेदरवेट से होगा। इसका पिछले वर्ष भारत में हुए सबसे ज्यादा साइबर अटैक। आप लोगों से कहता हूं ध्यान भी दिए रहा करिएगा। 2022 में सरकारी संस्थानों पर प्रत्येक सप्ताह 1866 साइबर अटैक हुए हैं। ग्रामीण परिवेश में अर्बन हाट के नवाचार से पर्यटन संघ रोजगार। मधुबनी जिले में बिहार सरकार की अभिनव प्रयोग संस्कृति और परंपरा के मेल से ग्राम आर्थिकी को मिल रहा है संबल। आर अर्जन से बदल रहा है आसपास के गांव का जीवन भी। अच्छी पहल रहती है इस तरह की। अब आप देखेंगे कि यह है संपादकीय पाठ, और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है यहाँ से, तो जरूर पढ़ा करिएगा। एडिटोरियल आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो आपको काफी मदद मिलती है यहाँ से। इजराइल के खात्मे की सनक। जब हमास द्वारा इजराइल पर अचानक हमले और त्योहार मनाती यहूदी नागरिकों पर विभत्स हिंसा, महिलाओं से बर्बरता और शिशुओं को निर्ममता से मारने की घृणित वीडियो खुद हमास द्वारा जारी हुए, तो देश विदेश के अनेक बौद्धिक एवं नेताओं ने फालिस्तीन की चिंता में बयान दिए।
यह विचित्र नज़ारा दशकों से लगभग एक तरफा चल रहा है। फलस्तीन की आड़ लेकर इजरायल के खात्मे की खुली कोशिश हो रही है, पर इस पर इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि स्वयं भारत की स्थिति कई मामलों में इजरायल जैसी ही है। यह इतना प्रामाणिक हो किंतु ओझल किया हुआ सत्य है कि उसे जानकर किसी को भी हैरत हो सकती है। खुद हमास के घोषणा पत्र में आरंभ में ही हसन अल बन्ना को उद्धृत करते हुए लिखा गया है कि इस्लाम इजरायल को मिटा देगा जैसे उसने पहले औरों को मिटाया। हसन अल बन्ना ने यह बात इजरायल के बनते ही कही थी। हसन अल बन्ना मुस्लिम ब्रदरहुड का संस्थापक था। हमास उसी की स्वघोषित शाखा है और इस तरह फलस्तीन एक बहाना है जिससे दुनिया भर के बौद्धिक और नेता छिपाते हैं। हमास के घोषणा पत्र में स्पष्ट अंकित है कि फलस्तीनी लोग इजरायल से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और कोई भी फैसला केवल शरीयत के अनुसार होगा। हमास का घोषणा पत्र किसी भी शांतिपूर्ण समझौते को इस्लाम के विरुद्ध बताता है और इसलिए उसे अमान्य ठहराता है। हर हाल में इजरायल का खात्मा ही हमास का एकमात्र लक्ष्य घोषित लक्ष्य है और फलस्तीन मुद्दे की असलियत भी बिल्कुल भिन्न है। पैलेस्टीन शब्द इस्लाम के पैदा होने से लगभग 2000 वर्ष पहले से प्रचलन में है। व्यवहार में भी उस पूरे क्षेत्र को आदिकाल से जुड़िया यहूदी कहा जा रहा है जो जूडो क्रिश्चियन सांस्कृतिक परंपरा का मूल क्षेत्र है। इसी जुड़िया क्षेत्र को दूसरी सदी में एक शासक हेडियन ने सीरियन पैलेस्टाइन का नाम दिया है क्योंकि उसे यहूदियों से शत्रुता थी। इसलिए इस्लाम की पैदाइश की सदियों पहले से फलस्तीन शब्द और क्षेत्र दोनों ही ऐतिहासिक रूप से यहूदियों से जुड़े हैं। आज फलस्तीन जनता का जो रोना चलता है वह 1964 से शुरू हुआ। यह सोवियत गुप्तचर संस्था केजीबी की देन है और जिसने यासिर अराफात को समर्थन संसाधन और मंच देकर पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव कमजोर करने की योजना बनाई थी। फलस्तीन मुक्त उसका एक आकर्षक बहाना बना। तभी से फलस्तीन जनता का जुमला भी चला और जो उससे पहले किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलता है। अराफात खुद मिस्र के थे और अमेरिका विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। उन्हें फलस्तीन जनता का नेता केजीबी ने बनाया और इसे फलस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि पीएलओ के नेता भी बाखूबी जानते हैं और उसके नेता जोहेर मुहसिन के शब्दों में फलस्तीनी जनता करके कोई चीज नहीं है। फलस्तीन राज्य बनाना इजरायल के विरुद्ध अरब एकजुटता बनाने का साधन है और रणनीतिक कारणों से लोग बियनवाद के विरुद्ध फलस्तीन जनता की बात करते हैं। यह अरब हितों की मांग है, वरना अलग से फलस्तीनी जनता का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसकी पुष्टि एक रोमानियन जनरल और गुप्तचर सेवा प्रमुख इयोन मिहाई पाचेपा की बातों से भी होती है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा कि यासिर अराफात केजीबी के गुप्त एजेंट थे। मिस्र में जन्मे और फ्रांस में रहते हुए मरे अराफात की विशुद्धि और शक्ति के पीछे सोवियत संघ की कूटनीतिक भौतिक समर्थन साफ साफ दिखता है और उसके समर्थन के बिना संयुक्त राष्ट्र में पीएलओ को जगह मिलना अकल्पनीय था। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और उस जमाने में पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट विचारिकता का दबदबा था और जिसने फलस्तीन की मुक्ति जैसा आडंबरपूर्ण उद्देश्य प्रचारित किया और स्वयं अरब देशों में उसके प्रति कोई विशेष लगाव नहीं रहा क्योंकि वे पिछला इतिहास और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों से परिचित हैं। फलस्तीन का मामला पूरी तरह रूस अमेरिकी शीत युद्ध की पैदावार है। इसलिए 1960 से पहले इतिहास भूगोल में भी फलस्तीनी जनता जैसी किसी अस्मिता का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल क्षेत्र के रूप में उसका नाम सुना गया था और उसमें कुछ भी इस्लामी तत्व नहीं मिलता है। स्वयं इस्लामी मूल ग्रंथों में फलस्तीन शब्द नहीं है और उस क्षेत्र का उल्लेख सदैव सीरिया के रूप में मिलता है। सीरिया भी तब यहूदी क्रिश्चियन देश था, बाद में भी उसे लेवांत और फिर साइप्रस सीरिया कहा गया। ऐतिहासिक दावेदारी में उस क्षेत्र का इस्लाम से जोड़ना बहुत बात की बात है। वस्तुतः हमास इसी बात को अपने तरीके से कहता है। हमास के घोषणा पत्र की धारा 11 में साफ शब्दों में लिखा है कि जिस भी जमीन को मुसलमानों ने एक बार बलपूर्वक कब्जा कर लिया वह कयामत तक उसकी मिल्कियत है और हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड की यह घोषणा हूबहू भारत पर भी लागू होती है और जिस पर कभी मुसलमानों ने बलपूर्वक कब्जा किया था। भारत के बारे में ठीक ऐसा ही दावा अल कायदा और इस्लामिक स्टेट और अनेक मौलाना भी दोहराते रहे हैं, किंतु भारत में इन बातों को लगभग गुम रखा गया है। इसका कारण भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सोवियत दबदबा और वामपंथी मतवाद का वर्चस्व ही है। चूंकि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू स्वयं सोवियत कम्युनिज्म
और मार्क्सवाद के मुरीद थे, इसलिए सोवियत प्रोपेगेंडा भारत की राजकीय शैक्षिक वैचारिक मानसिकता में बहुत गहरे जमने में सफल हुआ। कांग्रेस ही नहीं, अधिकांश दलों में उसके वैचारिक तत्वों का वर्चस्व पीढ़ियों से बना हुआ, और फलता हमारे नेता और बुद्धिजीवी अपने ही देश के इस्लामी नेताओं और संगठनों की खुली घोषणाओं की अपेक्षा करते हुए ही सब रटते रहते हैं, जो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। भारत में फलस्तीन के लिए हाय तौबा करने वालों को हमास ही नहीं, बल्कि जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और ऐसी ही अन्य जमातों की घोषणा और उनके दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहिए। तब उन्हें असलियत समझ में आएगी, न केवल इजरायल और फलस्तीन की बल्कि भारत पाकिस्तान की भी। लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है शंकर सरन। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, पारदर्शिता की मांग करता चुनावी चंदा। ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता एक अपरिहार्य आवश्यकता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले विभिन्न दलों की पारदर्शी और संदिग्ध लेन देन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2017 में चुनावी बॉन्ड योजना पर सूत्रपात किया गया था, लेकिन अब यह व्यवस्था संदेह के घेरे में आ गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2023 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे का समग्र और विस्तृत विवरण प्रकाशित करने को कहा है। देश में चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे के लेन देन में पारदर्शिता लाना और देश के राजनीतिक वित्त पोषण परिदृश्य से स्वच्छ बनाना था। और चुनावी बॉन्ड व्यक्तियों और कंपनियों को यह सुविधा देता है कि वे गोपनीय ढंग से देश के राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। केवल राजनीतिक दल जिन्होंने हालिया संपन्न राष्ट्रीय चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल किए हैं, इस प्रकार के बॉन्ड की प्राप्ति के पात्र हैं। इन्हें खरीदने के लिए बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी पहचान योग्य लेन देन पद्धतियों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसमें दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखी जाती है। राजनीतिक दल 15 दिनों की अवधि में बॉन्ड को गोपनीय ढंग से बना सकते हैं। इस राशि का उपयोग चुनावी प्रचार अभियान आदि में कर सकते हैं। इन चुनावी बॉन्डों की खरीद पर कोई संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक दलों को 3 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। पहली, आयकर अधिनियम 1961 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनावी बॉन्ड से प्राप्त योगदान की सूचना देना या प्रकाशित करने की अनिवार्यता से मुक्ति, इससे पारदर्शिता न्यूनतम हो गई है। दूसरा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान की ऊपरी सीमा की समाप्ति होगी। इससे अनियंत्रित और असीमित वित्तीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तीसरी, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत विदेश में धन प्राप्ति के मामले में राजनीतिक दलों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इससे आप देखिए, राजनीतिक दलों की नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में बाहरी प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है। आलोचकों के अनुसार गोपनीयता का प्रावधान मुख्य रूप से सत्तारूढ़ दल का हित साधन करता है। चुनावी बॉन्ड की जारीकर्ता SBI एक सरकारी बैंक है और इससे सरकार द्वारा विपक्षी दलों को चंदा देने वालों की पहचान की आशंका बनी रहती है। आप लोग बताइएगा, SBI की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर का है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स संगठन के याचिकाकर्ता ने 3 बुनियादी आधारों पर चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को चुनौती दी है। पहला, जानकारों का अधिकार है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। हालांकि यह योजना चयनात्मक गोपनीयता को पेशा देती है और जिसमें दान प्राप्तकर्ताओं को तो दानकर्ता की जानकारी होती है, लेकिन उसकी पहचान जनता से अप्रकट रहती है। दूसरा, यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इससे राजनीतिक दल आसानी से विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मीडिया और गैर सरकारी संगठनों आदि के लिए सख्त नियमावली और पाबंदियां हैं। तीसरा, यह व्यवस्था अनुचित प्रभाव और पक्षपात और प्रताड़ना की संभावना को बल देती है, क्योंकि कॉर्पोरेट संगठन बड़े चंदे के जरिए सत्तारूढ़ दल के साथ अनुकूलता बनाते हुए अपने पक्ष में नीति निर्माण करा सकते हैं। इस व्यवस्था में धनी मानी लोग निगरानी व्यवस्था से बचते हुए बिचौलियों के माध्यम से अनेक चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं और राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चित ही यह प्रभाव जनहित की कीमत पर व्यक्तिगत हित के साधन के होगा। राजनीतिक फंडे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी बॉन्डों के माध्यम से प्राप्त समस्त दान राशि की सूचना चुनाव आयोग और जनता की अनिवार्यता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। व्यक्तियों या फिर कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्डों की खरीद की एक सीमा तय की जानी चाहिए, ताकि किसी भी एक दानकर्ता के अत्यधिक प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। और बॉन्डों की राशि व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड की खरीद और नकदीकरण की निगरानी और तत्काल घोषणा के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन भी किया जा सकता है। दान राशि के उचित उपयोग की जांच के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्था द्वारा राजनीतिक दलों को नियमित लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
चुनावी बॉन्डों की प्रतिपूर्ति अवधि को सीमित करना भी अवैध और अपारदर्शी धन प्रवाह को रोक सकता है। चुनावी बॉन्डों के माध्यम से विदेशी फंडिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि आंतरिक नीति निर्माण को बाह्य विदेशी प्रभाव दबदबा से मुक्ति रखा जा सके। निश्चित रूप से चुनावी बॉन्ड, चुनावी प्रक्रिया की स्वच्छता और राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता का आपस में गहरा संबंध है। चुनाव में लगने वाला काला धन भ्रष्टाचार की जननी है। चुनाव भ्रष्टाचार और काले धन का विषैला चक्र है, इसे तोड़ना अति आवश्यक है। इसलिए चुनाव के लिए सार्वजनिक सरकारी वित्त पोषण के विकल्प पर विचार भी किया जा सकता है। सीएजी, देखिए सीएजी की बात हुई ना, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे पूछ लेता है क्वेश्चंस। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूं मैं। अब आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके बारे में एक शब्द कहा, कुछ शब्द कहे थे, वो जरूर याद रखिएगा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ है। ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही खर्च किया जाए। महालेखा का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। और देखिए एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये भी याद रखा करिएगा। और देखिए सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस हिसाब से रहता है, तो ये सब याद रखिए। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर है, इनका नाम है प्रोफेसर रसाल सिंह, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक गुणवत्ता की नींव, मनुष्य की वास्तविक पहचान वस्त्र नहीं, भोजन नहीं, भाषा नहीं, उसका साधन सुविधाएं नहीं, वास्तविक पहचान तो मनुष्य में व्याप्त उसके आत्मिक गुणों के माध्यम से की जाती है। जीवन की सार्थकता और सफलता का मूल आधार व्यक्ति के वे गुण हैं जो उसे मानवीय बनाते हैं, उन्हें जिन्हें संवेदना और करुणा के रूप में, दया, सेवा भावना, परोपकार के रूप में हम देखते हैं। चलिए ये आप देखिए आधे अधूरे जो उपाय चल रहे हैं देश में, जो वायु प्रदूषण की समस्या है ना, जहरीली हवा, उसी की बात हो रही है। इस पर कई बात कर चुके हैं, तो पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। एक बार आप लोग अच्छे से इसे कवर कर लीजिए इस टॉपिक को, और छोड़िए आप लोग फिर कोई सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ किया जा रहा है तो उन्हें अपडेट कर लिया करिएगा। महिला नीति, उत्तराखंड में महिलाओं को यहाँ के विकास की रीढ़ यूं नहीं कहा जाता। घर परिवार के घटने के लिए खटने के साथ ही यहाँ के विकास को लेकर भी चिंतित रहती है। राज्य निर्माण आंदोलन में महिलाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यही नहीं, वे राजनीतिक रूप से भी काफी जागरूक है। राज्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मत प्रतिशत को देखें तो इसमें महिलाएं आगे हैं। राज्य गठन के बाद से वे यहाँ के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती आ रही है। इस परिदृश्य को देखते हुए अब समय आ गया है कि आधी आबादी को वह सम्मान और अवसर मिले जिसके वह हकदार हो। महिलाएं सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त हों, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में कई अहम कदम भी उठाए हैं। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। जो आजीविका के दृष्टिगत महिला स्वयं सहायता समूह भी गठित हुई। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी अन्य कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। अब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की ठानी है। यह है उत्तराखंड की महिला नीति। महिला आयोग ने इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस बारे में आप देखिए विभागों के स्तर पर मंथन हो चुका है। अब महिला नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए महिला सशक्तिकरण मंत्री के स्तर पर बैठक होनी है। फिर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने पर महिला नीति अस्तित्व में आ जाएगी। नीति के प्रारूप में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर उनसे जुड़े विषयों को शामिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सरकार की बेहतर पहल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार गंभीरता के साथ नीति को धरातल पर उतारेगी। खराब जीवन शैली से बढ़ता कैंसर। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर के बढ़ते संकट के लिए बदलती जीवन शैली बड़ा कारण बन रही है। अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों, गतिहीन दिनचर्या और तनाव का स्तर आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। इससे मोटापे में वृद्धि हो रही है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए एक कारक है। चीनी और ट्रांस वसा से भरपूर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन का इस बीमारी से गहरा संबंध है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार
देश में कैंसर के मामले की कुल संख्या साल 2022 में आप देखिए 14,61,427 रही है। 2021 में यह 14,26,447 रही, जबकि 2020 में यह 13,92,179 रही। राज्यवार देखें तो सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज उत्तर प्रदेश में, यहाँ साल 2020 में कैंसर के मरीजों की संख्या 2,01,319 थी, जबकि 2021 में यह 2,06,088 और 2022 में 2,10,998 थी। वहीं सबसे कम कैंसर के मरीज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में, यहाँ मरीजों की संख्या साल 2020 में 27 थी, 2021 में 28 और 2022 में 28 पर ही बरकरार रही है। और कैंसर से पूरे भारत में साल 2020 में मरने वालों की संख्या 7,70,230 है, और जबकि 2021 में यह संख्या 7,89,202 थी। और पिछले साल भारत में कैंसर से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, यह बढ़कर 8,08,558 पहुंच गई है। तंबाकू का सेवन, जिसमें धूम्रपान और चबाना दोनों शामिल हैं, भारत में कैंसर के बढ़ते संकट में योगदान दे रहा है। भारत में तंबाकू उपयोगकर्ता की बड़ी संख्या है और तंबाकू से संबंधित कैंसर आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। भारत में वायु प्रदूषण निर्विवाद रूप से फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़ा हुआ है। वायु प्रदूषण अब बढ़ते वाहनों के उत्सर्जन और अनियंत्रित औद्योगिक प्रदूषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी घुसपैठ कर चुका है। बावजूद इसके भारत में कैंसर की जांच और शीघ्र निदान के महत्व के बारे में जागरूकता का अभाव है। कुछ ही मरीजों को कैंसर का निदान मिलता है, जहां उपचार के विकल्प सीमित, अत्यधिक महंगे और कम प्रभावी होते हैं। बहरहाल भारत में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा बढ़ते कैंसर मामलों के साथ तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उपचार केंद्रों, डॉक्टरों और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी प्रभावित कैंसर प्रबंधन में बाधा बन रही है। भारत में बढ़ते कैंसर संकट से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। मूल कारणों की पहचान करके जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करके हम कैंसर के बोझ को कम कर सकते हैं। अच्छा आर्टिकल लिखा जा रहा है, चलिए देख लिया। अगर यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। हिमालय ग्लेशियर क्षय का भारत का दुष्प्रभाव। भारत पर हाल ही में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हिमालय के ग्लेशियर में हो रहे क्षय का चिंता जताई है और जीवाश्म ईंधन के उपयोग एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीते 3 दशक में हिमालय के बर्फ में लगभग 1/3 की कमी आई है। साथ ही इस क्षेत्र में आप देखिए स्थित ग्लेशियर भी रिकॉर्ड स्तर पर पिघल रहे हैं, जो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की एक विशाल जनसंख्या के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लिहाजा इस समस्या का व्यापक स्तर पर समाधान तलाशने की बात है। ग्लेशियर की निरंतर क्षय होने के कारण भारत और पड़ोसी देशों पर इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। इसके पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ता है और आप देखते हैं कि, चलिए देख लिया करिएगा, कई द्वीप डूबने की शंका भी बनी रहती है ना। भूकंप के पूर्वानुमान का प्रयोग आंशिक सफल। ये भूकंप आजकल खूब आ रहे हैं। भूकंप का कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना। पास से प्याज और पास से परेशानी, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। फिर से उठी टाटा की जाने की टीस। ये बंगाल के आदर्श उपयुक्त निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 और 22 नवंबर को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन करने जा रही। इस सम्मेलन में उद्योगपति एवं निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए 1 माह पहले उन्होंने स्वयं दुबई से स्पेन तक की यात्रा की थी। 9 नवंबर को दशहरे का विजय सम्मेलन भी बुलाया गया। उसमें उद्योगपतियों को विशेष रूप से रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। उन्हीं की बात हो रही। भारत ने दिलाई वैश्विक पहचान। ये मोटे अनाज की महत्ता को समझते हुए भारत ने इसे श्री अन्न का नाम दिया। साथ ही पिछले लगभग 1 दशक से जारी भारतीय प्रयास के कारण वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग बढ़ा। ये आप देखते हैं अच्छा फायदा करता है, कई बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक हो सकता है। पहले हम लोग तो यही खाते थे, आपने देखा होगा, सब आम लोग। अब आप देखते हैं सब बदलता जा रहा है। और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में भी मनाया जा रहा है। 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बन सकता है भारत। उस समय तक 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी जीडीपी हमारी। ब्रेकरेज फार्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि वैश्विक विकास में भारत का महत्व बढ़ा है। 2023 से 28 के दौरान 17% योगदान रहने की उम्मीद है। अब आप लोगों से मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लिया करिएगा। अब देखिए जीडीपी की बात हुई है, आखिर क्या होता है जीडीपी? जीडीपी है क्या, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं ना। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आशय किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। इसका मतलब एक तरह से। फिर से फिच ने वृद्धि का दर अनुमान 6.2 किया।
रोजगार की स्थिति में सुधार तथा कामकाजी आबादी में वृद्धि को देखते हुए अनुमान बढ़ाया गया। चीन के विकास अनुमान को घटाकर 4.6% किया। ब्राजील का अनुमान भी बढ़ाया। वैश्विक विकास की वर्तमान गति काफी धीमी है, निर्मला सीतारमण कह रही है। HPCL को 5,827 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शुद्ध लाभ 36% बढ़ा, 46%। सूक्ष्म लघु उद्योग को GEM से मिल रहा है ज्यादा कारोबार। गैर जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम 13% बढ़ा। बिजली की बढ़ती मांग से सरकार सतर्क है और नवंबर में बढ़ सकता है शाकाहारी थाली का मूल्य। अक्टूबर में वाहनों की मुद्रा बिक्री 7% से ज्यादा बढ़ी और 594 अंक बढ़कर 65,000 के करीब सेंसेक्स पहुंच चुका है। चलिए आप लोग ध्यान दिया करिएगा। ये मिसाइल विध्वंसक सूरत युद्धपुत के शिखर पर गुजरात के CM ने किया अनावरण। एक तरह से आप देखेंगे दिल्ली में भारत नेपाल के सीमा सुरक्षा बलों के बीच हुई है वार्ता। चलिए ये भी आप देखेंगे, जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, ये सब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हो रहा है, हमास के बीच। नागपुर वासी ने इजराइल पत्नी बेटे की वापसी के लिए लगाई गुहार। ये भूकंप से फिर दहला नेपाल। ये देखिए नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी इससे। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में तत्काल ही युद्ध विराम की मांग की है। कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए यहाँ। गूगल प्ले स्टोर मामले में अमेरिका कोर्ट में सुनवाई। दिग्गज IT कंपनी गूगल को अमेरिका कोर्ट ने अविश्वास का सामना करना पड़ा है। प्ले स्टोर मामले में सैन फ्रांसिस्को कोर्ट में 10 सदस्यीय ज्यूरी ने सोमवार को सुनवाई की। गूगल पर आरोप है कि वह प्ले स्टोर पर गूगल पेमेंट प्रक्रिया प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं और डेवलपर्स से अवैध लाभ कमा रहा है। वही कंपनी अपने लाभांश को वाजिब ठहराने की कोशिश भी कर रही है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ की मौत की सजा पर सुनवाई करेगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत पर ये आप देखेंगे कि एक विशेष अदालत द्वारा वर्ष 2019 में मुशर्रफ को दी गई मौत की सजा मामले में सुनवाई हो रही ना। और आप देखते हैं कि संविधान को दरकिरार करके 3 नवंबर 2007 को देश में आपातकाल लागू करने के मामले में मुश्ताक को राजद्रोह का दोषी पाया गया था। सोचिए, तो ये सब आप देखते हैं। कनाडा के पार्लियामेंट हिल में दीपावली का आयोजन। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने आयोजित किया सांस्कृतिक उत्सव। ब्रिटेन में किरपान ले जाने के कारण जूरी सेवा से किया गया प्रतिबंधित। सिख को भारत के पूर्व उच्चायुक्त को घरेलू कर्मी को मुआवजा देने का आदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया अदालत ने $1.36 लाख उसके ब्याज का भुगतान करने का। नौकरानी ने लगाया था आरोप कि उसने सप्ताह के 7 दिनों में 17.5 घंटे काम कराया गया है। देख लीजिए, तो ये भी है। यूक्रेन में अवार्ड समारोह पर रूसी हमले में 19 सैनिकों की गई जान। यहाँ आप देखेंगे कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत है, सब जगह आप देख रहे हैं। अगले साल मार्च में राष्ट्रपति का चुनाव फिर लड़ेंगे पुतिन। ये कहाँ की बात हो रही? रूस की। तो ये भी आप देखेंगे। ये हिजाब के विरोध में नोबेल विजेता नरगिस ने शुरू की भूख हड़ताल। ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखते हैं खबरें काहे की हैं, खेल की है, तो ये भी देख लिया करिएगा। अभी तो भारत अहम जीत के साथ चल रहा है, देखेंगे हम लोग, खत्म हो जाने दीजिए। ये मैथ्यू टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। अब आप लोग कहोगे क्या है ये टाइम आउट? तो MCC के नियम के अनुसार विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर्ड होने के बाद अगर अंपायर खेल नहीं रोकता है तो आने वाले बल्लेबाज को विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर्ड होने के 3 मिनट के भीतर अगले गेंद का सामना करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले बल्लेबाज को टाइम आउट दिया जाता है। हालांकि मैथ्यूज के मामले में ICC विश्व कप 2023 का नियम लागू हुआ है, जिसमें 3 मिनट के समय को घटाकर 2 मिनट किया गया है। नियम 40.1 के अनुसार विकेट गिरने पर आने वाले बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर अगली गेंद का सामना करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो आउट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। पंजाब ने पहली बार जीती सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। वैशाली के बाद विदित बने फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज के विजेता। चलिए, अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो देख लिया करिएगा। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते। पहली बार ये आप देखिए, रोबोट की मदद से हुई कूल्हा बदलने की शल्य चिकित्सा। 1992 में आज ही पहली बार अमेरिका में रोबोट की मदद से ऑस्टियो
आर्थराइटिस से पीड़ित 64 वर्षीय व्यक्ति की कूला बदलने के लिए शल्य चिकित्सा की गई थी। रोबो डॉग नाम से 7 फुट के रोबोट का हाथ मानव सर्जन से भी अधिक स्थिर था। इससे आप देखिए सर्जन को सटीक चिकित्सा करने में मदद मिली। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की वंदे मातरम गीत की रचना। 1876 में आज ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे भारत गीत लिखा था। इस गीत की धुन रविन्द्रनाथ टैगोर ने तैयार की और इससे पहली बार 1896 में कोलकाता में कांग्रेस की 12वें वार्षिक सत्र में गाया गया। बाद में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत की मान्यता मिली। विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले एशिया के व्यक्ति थे सीवी रमन। भौतिक विज्ञानी सीवी रमन का जन्म 1888 में आज ही दक्षिणी भारत की तिरुचिरापल्ली में हुआ था। विकिरण प्रभाव रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पाने के साथ वह विज्ञानी की किसी भी शाखा का नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे बने। 1933 में भौतिकी विभाग के प्रमुख के रूप में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़ गया। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसे कई अनुसंधान संस्थानों में निर्माण में भी योगदान दिया। अंगों के आकार में ढल जाएगी लचीली एक्सरे मशीन। नई पीढ़ी के एक्सरे डिटेक्टर कैंसर के इलाज में ला सकते हैं क्रांति। कम लागत वाली और संवेदनशील मशीन की गई विकसित। ट्यूमर और इमेजिंग और रेडियोथेरेपी करते समय जोखिम को कम करता है। प्रिंस विलियम की ड्रैगन बोटिंग। ये आप देखिए सिंगापुर में सोमवार को सुबह कलांग नदी में ड्रैगन बोटिंग हुई। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने भी भागीदारी। इस दौरान प्रिंस विलियम स्थानीय ड्रैगन बोट क्लब ब्रिटिश ड्रैगन के सदस्यों के साथ जुटे और अपने कौशल प्रदर्शन के लिए के साथ पूरा आनंद रहा। याद देखिए विलियम वार्षिक अर्थ 60 पुरस्कार 2023 में भाग लेने के लिए सिंगापुर के दौरे पर हैं, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभिनय प्रयासों को पुरस्कृत करना है। समारोह 7 नवंबर को होगा। अपनी उम्र से अधिक दिखने वालों को स्ट्रोक व डेमेंशिया का खतरा अधिक है। कैंसर कोशिकाओं का विकास थामता है श्री अन्न। तिरवा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और CSJMU के विज्ञानियों करेंगे इसका प्रभाव पर शोध। कोलन कैंसर में के भर्ती मरीजों को श्री अन्न परोसने के बाद उसकी सेहत पर हो रहा है असर। श्री अन्न में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, सावा, चना, काकुम, कुटकी, चीना या बरी शामिल है इसमें। और श्री अन्न में मौजूदा पोषण मैग्नीशियम, फाइबर, फास्फोरस, नियासिन, सेरोटोनिन, जिंक आपको देखने को मिलेगी। पानी के अंदर रूबिक क्यूब हल कर बनाया रिकॉर्ड। देख लीजिए सिंगापुर की बात है। ये आप देखेंगे मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। लेकिन मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। अगर सही रिजल्ट चाहिए और उसका कुछ आपको समझ में आना चाहिए तो ईमानदारी से 100% दीजिए। कोई भी काम करें उसमें 100% दीजिए, मैं कहता हूँ। शुभकामनाएं, आप लोग मेहनत करिए अच्छे से।